नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो पिछले कुछ दिनों से इस कोरोना महामारी के दौर में ये पूछा जा रहा था कि कहां हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहां हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह। पिछले दिनों जब ये सवाल पर सवाल दागा जा रहा था, तब अचानक फिर आनन फानन में दोनों अवतरित हुए, ये कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं इन दिनों। प्रधानमंत्री लगातार कोरोना को लेकर के, इस महामारी को लेकर के बैठकें कर रहे हैं, और जो अच्छी बात भी है। बैठकें होनी चाहिए और एक नतीजे पे तो ये पहुंचना ही चाहिए कि आखिर आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जब तीसरी लहर की बात हो रही हो। इसी दौरान हमने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने कुछ राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ, यानी कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की थी, और आज भी उन्होंने मीटिंग की। आज 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ और वहाँ के सीएम के साथ उन्होंने बैठक की, और इस बैठक के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। खासकर हंगामा इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। और कौन कौन थे इस बैठक में, कौन कौन से राज्य थे, ये आपको बता दूं। इसमें पश्चिम बंगाल के अलावा छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहाँ के कई डीएम भी इस मीटिंग में उपस्थित थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें अपनी बातें रखी, खासकर इस महामारी को लेकर के। और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है वहाँ के सीएम से और डीएम से, वो जरा देख लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। उसके बाद क्या आगे हुआ है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अधिकारियों के साथ में, सीएम के साथ में, कि महामारी से लड़ाई के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर नवोन्मेष जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये वायरस अपना स्वरूप बदलने में माहिर है, या कहें कि यह बहुरूपिया तो है ही, धूर्त भी है। इस वायरस को कह रहे हैं कि बहुरूपिया भी है और धूर्त भी है। इसीलिए इससे निपटने के हमारे तरीके और हमारी रणनीति भी विशेष होनी चाहिए। टीकाकरण की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों और अनेक पक्षों से मिलने वाले सुझावों को शामिल करके आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन की रणनीति में भी हर स्तर पर राज्यों से और अनेक पक्षों, दूसरे पक्षों से जो आपके पास में जो सुझाव आ रहे हैं, मतलब केंद्र सरकार के पास में, उस पर भी उसको हमें शामिल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल सही है कि सुझावों को अपनाना चाहिए, सुझावों पर विचार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके अलावा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 100 साल में ये पहली दफा है कि जब इस ढंग की महामारी की चपेट में देश आया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अभी से 2 महीना पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी पर विजय की बात कर रहे थे कि हमने इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लिया है और वैक्सीनेशन का दौर अब शुरू हो गया है। और वैक्सीन बना करके न सिर्फ हम अपने देश को वैक्सीनेट कर रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी वैक्सीन भेज रहे हैं। लेकिन अब बात बिल्कुल दूसरी हो गई है। तो ये लगातार हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इस मीटिंग में ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया। उनकी इच्छा थी कि वो बोलें, अपनी तैयारी के साथ ममता बनर्जी आई थी। लेकिन बात ये हुई कि ममता बनर्जी को जब बोलने नहीं दिया गया तो ममता बनर्जी बाहर निकली। जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है उसके कुछ अंश आपको बताता हूं, और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी आपदा, माफ करें, उन्होंने कहा है कि सामान्य सी सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। एक मिनट जरा। तो ये एक सामान्य सी सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। हमें ये माफ करें, जरा तकनीकी गड़बड़ी कारण इसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन ओवरऑल सामान्य सी और सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। हमें ये अपमानजनक लगा। ये देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी इतने असुरक्षित महसूस करेंगे कि उन्होंने हमारी
नहीं सुनी, बैठक में कठपुतलियों की तरह बैठा कर रखा। हम अपमानित महसूस कर रहे हैं और इतना और ना ही हमें बोलने नहीं दिया गया। ऑक्सीजन, ब्लैक फंगस पर कुछ नहीं पूछा। ये जो है इन्होंने कहा है कि ये सुपर फ्लॉप मीटिंग थी और कठपुतलियों की तरह बैठा कर रखा गया। ये सबसे बड़ी चीज है कि कठपुतलियों की तरह बैठा कर रखा गया। तो यही हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री जो हैं वो, उनको, जो मुख्यमंत्री हैं देश के, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठपुतली समझते हैं? बहुत ही नाराज भाव में दिखी ममता बनर्जी बाहर निकल करके, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, प्रेस को संबोधित किया है। साथ साथ उन्होंने बार बार ये कहा कि इस महामारी के दौर में जब हर राज्यों से आप बात कर रहे हैं, हर राज्यों से सुझाव मांग रहे हैं, और हम जब सुझाव लेकर के आए थे तो आपने बात क्यों नहीं मानी, क्यों नहीं सुनी? बात मानना तो दूर की बात, हमारी बात सुनी क्यों नहीं, हमारी बात रखने क्यों नहीं दिया आपने? हम चाहते थे कि इस पटल पे, जिस पटल पे आप लोगों की मीटिंग ले रहे हैं, उस पटल पर आप हमारी बात रखने देते, सुनते, और उसके बाद में उसको अमल में लाना नहीं लाना ये केंद्र का काम है। तो ओवरऑल इस मसले पर कि क्या मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठपुतली समझते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दो खबरें ऐसी आई हैं दोस्तों जो भारत के लिए अच्छी नहीं है। कल आई थी खबर, हमने कल के प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई है। ये हम लोग कल जब न्यूज पॉइंट कर रहे थे तो आखिर में ये बात हमने आपके सामने रखी थी। आज एक खबर और आई है, एक सर्वे और आया है। उस सर्वेक्षण के आधार पर दुनिया के कई देशों के नागरिक जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो भारत आएं, और भारत की साख जो है वो कमजोर पड़ी है विदेशों में, और उसका क्या कारण है, क्यों कमजोर पड़ी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि भारत को दोहरी मार, एक मार तो यह है कि कोरोना की महामारी से हम लोग दो चार हो रहे हैं, जबकि दुनिया के कई सारे देश इस महामारी से उबर रहे हैं। अमेरिका ने मास्क हटाने की बात कह दी है। अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ ब्रिटेन बढ़ रहा है। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सब ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं। उसके बाद हम जिस गति से अनलॉक हो रहे थे उस गति में ऐसी रुकावट पैदा हुई कि अप्रैल के महीने से, और जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, कल ही हमने रिकॉर्ड हासिल किया था, और वो भी रिकॉर्ड क्या चीज में, मौतों के आंकड़े में। सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, ये वो आंकड़े नहीं बता रहा जो धरातल पर है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कल अभी तक के रिकॉर्ड मरीजों की संख्या में की जो मौत हुई है उसमें 4,529 लोग थे जिनकी मौत हो गई। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पर भारत को, हमारे देश को दोहरी मार पड़ रही है। हमारे देश को मतलब आपको, हमको, यहाँ की जनता को, हम सब परेशान हैं। तो दोस्तों बहुत सारी बातें, और इस चर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं एक बार फिर से, और स्वागत करना चाहूंगा अपने पैनलिस्ट का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो खास हमारे मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। तो आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, और ममता बनर्जी की जब बात होती है तो कह सकते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की कविता और ममता बनर्जी की जब भी बात आती है, और केंद्र और ममता बनर्जी की जब बात आती है सामने, तो ये बात सामने आती है कि ममता जी आई हैं तो हंगामा खड़ा होगा। एक दो जगह पढ़ भी रहा था, खबरें ऐसी थी कि ममता बनर्जी सच में वहां हंगामा खड़ा करना चाहती थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। ओवरऑल जिस मीटिंग में आप सारे सीएम को बैठाते हैं, उस मीटिंग में डीएम से आप बात करते हैं, डीएम को सीधे आप सुझाव तो देते हैं, लेकिन सीएम को मूर्त बनाकर, कठपुतली बनाकर क्यों बैठाते हैं? यह सवाल तो इस महामारी के दौर में पूछा तो जाएगा, जबकि सीएम का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर राज्य में, हर गांव में अभी महामारी का आतंक फैला हुआ है। पैर पसार कर यह महामारी, यह वायरस जिस प्रकार फैली हुई है, उस अनुसार हम कह सकते हैं कि एक एक समय महत्वपूर्ण सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए है। लेकिन आप अगर 2-2 घंटे की मीटिंग करें और उसके बाद में आप उनको बोलने तक न दें, उनके राज्यों की अपनी बात वो रखना चाहें तो रखने न दें, उनके सुझाव की बात तो आप करें लेकिन सुझाव सामने लाने न दें, तो क्या कहेंगे? यह हंगामा है या कुछ और है? देखिए, बहुत शुरुआती दौर से और खासकर सेकंड वेव आने के बाद जब एक बनी बनाई इमेज को, जिसका आपने चर्चा की कि वो बताया गया, हनुमान जी से इनकी तुलना की गई और कोरोना का युद्ध जीत लिया,
और उसके बाद जब सेकेंड वेव आई और सेकेंड वेव में बंगाल के चुनाव प्रचार कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में 1600 शिक्षक मर गए जो कि ड्यूटी लगाई गई थी जिनकी, और फिर किस तरीके से शमशान घाट कम पड़ने लगे, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई, पूरे देश में हाहाकार मचा, अभी भी है। हजारों की संख्या में डेड बॉडीज जो हैं वो गंगा के किनारे और तमाम नदियों के किनारे दिख रही हैं, लोगों के पास जलाने को लकड़ी नहीं है। ये सब चीजों से इनका जो इमेज बिल्डअप हो रही थी उसको धक्का लगा है, जरूर लगा है। और कुल मिला के आप देखिए तो लगता है कि पूरा जो मामला है वो इमेज बचाने का ज्यादा है बजाय कि बीमारी से लड़ने का। निश्चित तौर पे एक तो हमारा देश फेडरल देश है, संघीय ढांचा है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूं वैक्सीनेशन का। आप देखिए, वैक्सीनेशन हमेशा ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी रही है, चाहे वो बीसीजी का टीका हो, चाहे वो पोलियो का टीका हो, चाहे वो चेचक का टीका हो, चाहे वो इबोला का टीका हो। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार से या डोमेस्टिक मार्केट से वैक्सीन प्रोक्योर करती है, खरीदती है और वो राज्यों को देती है। वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नागरिकों को लगता है। यह नहीं हो सकता है कि आप 45 तक के तो नागरिकों को देंगे, नीचे के नागरिक, या नागरिक नहीं, क्या उनकी जान की कीमत नहीं कि वो खरीद के करें। अगर 1000-1200 रुपए की वैक्सीन आ रही है, किसी के परिवार में 5 लोग हैं तो 5000 रुपए वो गरीब आदमी वैक्सीन में खर्च कर देगा, पहली बात। दूसरी चीज कि राज्य सरकारों को आपने कह दिया कि जी बाजार से खरीदो, ग्लोबल टेंडर। हम सब जानते हैं बाजार 5-6 कैंडिडेट है पूरी दुनिया में, एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, मोडेना है या स्पुतनिक है, ऐसे 5-6 कैंडिडेट हैं। पूरी दुनिया को ये वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं। मणिपुर जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या 25 लाख है, वो 15 लाख वैक्सीन का ग्लोबल टेंडर फ्लोट करेगा, उसका टेंडर खोल के नहीं देखेंगे ये लोग। जहां बिलियंस और बिलियंस वैक्सीन का ऑर्डर हो रहा है, और फिर जब आप बड़ी तादाद में करते हैं तो आप नेगोशिएट करते हैं, अच्छी कीमत पे लाते हैं, देश का फायदा होता है। तो आपने राज्य सरकारों को भट्टी में झोंक दिया कि आप जाओ खरीदो। अच्छा, उसके बाद भी आप देखिए कि दिल्ली में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि उन्होंने कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी को कहा कि इतनी वैक्सीन हमको दो, 50 लाख या जितने भी। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लिख के कहा कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल से इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम आपको नहीं सप्लाई करेंगे। यानी एक तरफ राज्यों को कह रहे हैं कि आप प्रोक्योर करो मार्केट में, ऊपर से दवा कंपनियों को आप कह रहे हैं कि इनको मत दो, इनको दो। तो ये जो सौतेला व्यवहार है बीजेपी और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को, ये समय है ये देखने का कि आप इसमें भी राजनीति करेंगे, इसमें भी बीजेपी और नॉन बीजेपी करेंगे। दूसरी बात की देखिए, प्रधानमंत्री क्योंकि इमेज कॉन्शियस है, जैसा मैं कह रहा था, वो पिछली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने जब उसका अपना हिस्सा उन्होंने जो है वो लाइव कर दिया, उसको लेकर ये बहुत डर गए। बिल्कुल ये करण थापर मूवमेंट है इनके लिए कि अब किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री, विपक्षी दल के मुख्यमंत्री को बोलने ही नहीं देना है। तो उस वक्त तो आपने बड़ा प्रोटोकॉल का मसला उठाया, और अभी परसों मीटिंग हुई और आपने अपना भाषण लाइव कर दिया, तब प्रोटोकॉल कहां गया? तो ये न्याय संगत नहीं है, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि सबसे शताब्दी का सबसे बड़ी महामारी हम झेल रहे हैं देश। इसमें एक टीम स्पिरिट, एक अच्छी भावना, एक पॉजिटिव, वो पॉजिटिविटी की बहुत बात होती है इन लोगों की तरफ से, लेकिन ये कौन सी पॉजिटिविटी है कि आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर रहे हैं। राजीव जी, हम लोग न्यूज रूम में काम करते हैं, आप न्यूज रूम में काम करते हैं। मैं जब संपादक था तो मैं अपने रिपोर्टर से सीधे नहीं मिलता था, ब्यूरो चीफ के प्रेजेंस में मिलता था। ब्यूरो चीफ से कहता था कि भाई ये बात है।
तो एक प्रोटोकॉल होता है हर एक व्यवस्था का। आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी बात करेंगे और मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे, ये तो संघीय ढांचा नहीं है। और अमेरिका, राजीव जी, अमेरिका जो कि एक एब्सोल्युटली फेडरल कंट्री है, दोहरी नागरिकता तक है वहां भी वैक्सीन पे इन्वेस्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट का ही है। ट्रंप के बारे में हम लोग जो भी बात कहें, लेकिन ट्रंप ने एक काम तो किया था कि उसने वैक्सीनेशन को लेकर उसने बहुत इन्वेस्टमेंट पहले ही कर दिया था, जिसका फायदा अमेरिका को अब मिल रहा है कि वो 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन देने की बात सोच रहे हैं। जी जी बिल्कुल प्रशांत जी। और संघीय ढांचा जो है भारत का भी, और यानी फेडरल कंट्री हमारा है, भारत एक संघ है और कई राज्यों को मिलाकर के बना है ये भारत देश। और इसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और वहां भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। जैसा हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव की प्रक्रिया जैसे समाप्त हुई है, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में, और उसमें से पश्चिम बंगाल जहां इच्छा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके तमाम जो दोस्त साथी उनकी पार्टी के हैं, उनकी इच्छा थी कि उनकी सरकार वहां बने, वो सरकार लेकिन बीजेपी की नहीं बन पाई। उसके बाद से तनातनी का आलम हम देख रहे हैं खासकर पश्चिम बंगाल में। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मीटिंग को ले रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री ले रहे हैं, वो किसी पार्टी का मुखिया नहीं ले रहा है। ये बात प्रधानमंत्री को समझना होगा या उनके चाहने वालों को समझनी होगी ये बात कि आखिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं तो मुख्यमंत्रियों में हो सकता है कि कोई पश्चिम बंगाल का हो, कोई छत्तीसगढ़ का हो, कोई पंजाब का हो, कोई उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तराखंड का भी है, कर्नाटक का भी है, गुजरात का भी है, तो जहां इनकी सरकारें हैं। इसलिए मैं ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात ये नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां बीजेपी की सरकारें हैं। चाहे बिहार की बात भी कर ले, वहां भी मिलीजुली बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर जब प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं तो पहली बात यह है कि यहां पर आखिर बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनकी बात हम अपने अलग ढंग से करेंगे, गैर बीजेपी शासित राज्य जो हैं उनके साथ ये दोहरा रवैया क्यों होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर मीटिंग को, जैसा अभी प्रशांत जी बता भी रहे थे कि ये मीटिंग में वो क्या कह रहे हैं, ये बात अगर वो प्रसारित करवा देते हैं टेलीविजन के जरिए तो इसको प्रोटोकॉल का हवाला दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद डीएम के साथ डायरेक्ट मीटिंग करते हैं जो उनको डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। राजीव गांधी भी डीएम के साथ मीटिंग करते थे, लेकिन राजीव गांधी ने 1-2 मीटिंग ली थी, मुझे ध्यान आ रहा है, लेकिन वो मुख्यमंत्रियों के साथ उस राज्य में जाकर के उन्होंने ली थी मीटिंग। यहां बैठ करके वर्चुअल मीटिंग नहीं, और मुख्यमंत्रियों को बैठा लिए और उसके बाद में कर ये रहे हैं कि आप डीएम को सीधे संबोधित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है कठपुतली बने हुए हैं। तो इस पर ममता बनर्जी अगर कह रही हैं कि कठपुतली बनाकर रख दिया है तो क्या बुरा कह रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आना चाहूंगा अमलेंदु जी आपके पास कि आखिर ममता बनर्जी का कहना कि मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कठपुतली बना दिया है, तो क्या ये हंगामा खड़ा करने के मकसद से उन्होंने कहा है या सचमुच इसमें कहीं ना कहीं आप वो भाव देख रहे हैं? और खासकर इस वक्त जब आप कल ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए, दीव गए, और ये जो चक्रवात ताउते आया था उस चक्रवात से जो नुकसान हुआ है उसको देखने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र नहीं गए, गोवा में, कर्नाटक में, इन राज्यों में उनकी सरकारें हैं तो वहां के लोग तो हिम्मत नहीं करेंगे कुछ बोलने की, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और बाकियों ने कहा, वहां की सरकारों ने डिमांड की कि हमारे यहां भी लोगों की डेथ हुई है, आप क्यों नहीं आए, हमारे यहां भी जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है, जानमाल की क्षति हुई है उसकी जरूरत है, और प्रधानमंत्री को सब तरफ एक नजर से देखना चाहिए। आखिर ये दोहरा रवैया क्यों है प्रधानमंत्री का? एक बात ये, और दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहती थी इसलिए उन्हें बोलने नहीं दिया गया? देखिए, अब जितना हंगामा ममता बनर्जी के बोलने से होता, जैसा कि सरकार का आरोप है, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि इससे पहले ममता बनर्जी कितनी मीटिंगों में आई, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हंगामा तो उनके ना बोलने से खड़ा हो गया कुल मिलाकर के। मतलब ये सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि ये जूते भी खाती है और प्याज भी खाती है, ये उसी को चरितार्थ करते हैं बार बार। भाई अगर आप बोल लेने देते तो ममता बनर्जी क्या बोलती है? ज्यादा से ज्यादा यही कहती है हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी है, वो तो सब जगह कमी है, ऐसा तो है नहीं कोई खास पश्चिम बंगाल में उसकी कोई कमी है। तो केंद्र सरकार पूरे देश भर में नाकाम है, तो वो नाकामी जो थी वो केंद्र सरकार की उजागर होती कुल मिलाकर के।
दूसरी बात है कि प्रशांत जी भी जिस तरीके से कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि यानी आप प्रोटोकॉल की बात आप मुख्यमंत्रियों से जब चर्चा करेंगे तो आपको मुख्यमंत्री आपसे बात करेगा तो आपको प्रोटोकॉल याद आएगा। आप मुख्यमंत्री को बाईपास करके मुख्यमंत्री को खामोश करा के उसके डीएम से बात करेंगे तो ये प्रोटोकॉल तोड़ना नहीं है। तो प्रधानमंत्री स्वयं प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्रियों से आशा करते हैं ये प्रोटोकॉल करें। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की एक घटना, जब रमन सिंह वहां मुख्यमंत्री थे तो एक शायद डीएम थे, उन्होंने जाकर के प्रधानमंत्री से हाथ मिला लिया था और उसके बाद डीएम साहब सस्पेंड कर दिए गए थे, अगर मेरी याददाश्त सही याद दे रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस्तर की घटना, ये जगदलपुर एयरपोर्ट की घटना है और वहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे और गॉगल्स लगाए हुए थे और दो बातें इसमें आई थी। एक बात ये कि आप ब्लैक चश्मा लगाकर क्यों गए थे इसलिए भी, और दूसरी बात ये कि उन्होंने हाथ मिला लिया था। तो दो बातों पे शो कॉज नोटिस और उनका ट्रांसफर भी हुआ था। तो जब आपसे डीएम के हाथ मिला लेने से डीएम को शो कॉज नोटिस और उसका ट्रांसफर हो सकता है, तो मान्यवर आप डीएम से सीधे बात कैसे कर सकते हैं मुख्यमंत्री को बैठा करके? तो मतलब प्रोटोकॉल आप तोड़ेंगे, संघीय ढांचे को आप तोड़ेंगे और कहेंगे ममता बनर्जी हंगामा करना चाहती थी। हमने मान लिया कि ममता बनर्जी हंगामा करना चाहती है, उनका स्वभाव है हंगामा करने का, हम ये भी मान लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस हंगामे से आपका क्या नुकसान था? अगर आप अपनी जगह पे सही हैं और आपकी सरकार पूरी चाक चौबंद है तो आप उस हंगामे का जवाब देते। आपको बात तो सुननी चाहिए थी। ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे कमजोर प्रधानमंत्री हैं और ये देश जो है 70 साल में सबसे ज्यादा असुरक्षित हाथों में है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री जो एक मुख्यमंत्री से सीधी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता तो वो किस तरीके से प्रशासन को संभालेगा? कुल मिलाकर के आभास यही जाएगा और कल को पूरा जो विदेशी मीडिया है वो यही बातें लिखेगा। प्रधानमंत्री यहाँ के मीडिया पे अंकुश लगा सकते हैं, यहाँ की मीडिया को बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन विदेश का मीडिया जो है वो कुल मिलाकर यही लिखेगा। आप देखिए कि संबित पात्रा ने टूल किट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बातें कहीं वो अब सब विदेशी मीडिया बोल रहा है, जो बातें संबित पात्रा कह रहे थे। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपने जो उनके सहयोगी हैं और जो उनको राय देने वाले लोग हैं उनसे कहा जाए कि भैया थोड़ा सद्बुद्धि से काम लो। ये देश जो है बहुत बड़ा देश है, यहाँ पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे हैं, एक से ज्ञानवान आदमी यहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं। आप अगर प्रधानमंत्री बन गए तो उस परंपरा में आप भले ही ना आते हो लेकिन कम से कम थोड़ा संयम तो बरत सकते हैं। इतना तो सुझाव दिया ही जा सकता है उनके सहयोगियों को। मतलब प्रधानमंत्री की बेइज्जती कराने के लिए उनके सहयोगी जो वो तुरंत कूद पड़ते हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दी थी और कह भी दिया कि साहब हमको अपमानित किया गया और प्रधानमंत्री ने जो है वो बना के रखा हुआ कठपुतली, तो उसका जवाब देने के लिए रविशंकर प्रसाद को बयान देने की क्या आवश्यकता है? तो आप खामोश रह जाइए। आप जब उसका जवाब देंगे उसके बाद और लोगों के जवाब आएंगे और लोगों के बयान आएंगे। अब होगा क्या कि इसके बाद जो और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं गैर भाजपा शासित राज्यों के, वो भी सभी यही बातें करेंगे। उसके बाद फिर आपकी जगह हंसाई होगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो चूंकि सारी चीजें पीएमओ से निर्धारित करते हैं और जो पीएमओ जो भी अधिकारी उनके बैठे हुए जो सभी चीजें देखते हैं। अब आप देखिए कि स्थिति ये है कि मतलब ममता बनर्जी जो कह रही है, ममता बनर्जी का हंगामा करने से मकसद से हो सकता है उनका उद्देश्य, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो बात ममता बनर्जी कह रही है वही बात तो कल गडकरी भी कह रहे थे। कल केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने क्या कहा है? ये कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि सरकार इस मोर्चे पर काम कर रही है। इसका मतलब कि कैबिनेट का जो आपका नंबर 3 या 4 का सहयोगी, छोड़ दीजिए नंबर 3 और 4, हम नंबर 3 और 4 की बात नहीं करते, जो कैबिनेट का आपका सहयोगी है, जो कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट की जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कैबिनेट मंत्री को नहीं मालूम है कि आपकी सरकार किस दिशा में काम कर रही है। तो ये कैसी जो है आपकी सामूहिक भावना है, कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है, कैसी कैबिनेट की भावना है? तो ये तो आपके मंत्री जो स्वयं को जाहिर कर रहे हैं सारी चीजें। तो इसमें ममता बनर्जी ने मुझे लगता है कोई नई बात नहीं कही है। ममता बनर्जी ने जो कहा है वो सत्ता के बिल्कुल नजदीक है। अब उसका मकसद हंगामा खड़ा करना है या हंगामा खड़ा करना नहीं है, ये ममता बनर्जी ठीक से समझ सकती है। लेकिन देश में जो संदेश गया है वो कुल मिलाकर के मोदी जी की जो छवि पहले से ही खराब थी उसको और छवि खराब करने वाला है। और ये एक बात और मैं जोड़ दूंगी, सिर्फ ये मोदी जी का छवि का ही खेल है। मोदी जी स्वयं कैसे व्यक्ति है कैसे नहीं है, चूंकि हम भी उनसे नहीं मिले, आप भी नहीं मिले, हम लोग इस बारे में कोई बयान नहीं कर सकते। मोदी जी का पूरा परसेप्शन जो सिर्फ छवि का है और छवि जो है उनकी वो बनती बिगड़ती रहती है। और छवि बढ़ाने पे ही जो सारा पैसा और सारा संसाधन, सारी टीम, वो सारी सोशल मीडिया टीम, आईटी सेल, सब कुछ सिर्फ उस छवि निर्माण पे ही लगाया जाता है। यानी संकट के समय में जिस समय देश को बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए,
पूरी सरकार और उनकी पूरी पार्टी की प्राथमिकता जो है वो प्रधानमंत्री की छवि बनाना है, इस देश को संकट से उबारना नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इन 70 सालों में इस देश का हुआ और ना आगे आने वाले 7000 सालों में होगा। जी राजीव जी। छवि की बात आप कर रहे हैं, छवि बहुत खराब हो रही है, लोकप्रियता में काफी गिरावट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, बल्कि इस देश की जो छवि है वो भी खराब हो रही है, साख कमजोर हो रही है इस देश की। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी चर्चा हम कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों को कठपुतली समझते हैं, और खासकर ये आरोप है ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, और उनके ऊपर कई तरह के अभी प्रेशर हैं, जैसे सीबीआई का प्रेशर हम देख रहे हैं। आज भी उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। और अब अभी ये जो मामला, खासकर आप जान रहे हैं कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन का मामला है, उस पर भी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। और नारदा स्टिंग ऑपरेशन में अब एक पार्टी के रूप में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उसमें सीबीआई ने जोड़ा है। उसके अलावा उन्होंने सीबीआई ने उनके एक मंत्री जो कानून मंत्री हैं उनका भी नाम उसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार 3 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, 4 का नाम है, और 2 और हैं, एक मदन मित्रा जो विधायक हैं और दूसरे शोभन चटर्जी जो वहां के कलकत्ता के पूर्व मेयर हैं। तो इस पर भी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। अभी सुनवाई इसकी आज भी हुई है, कल फिर होगी, क्या कुछ होता है उस पर बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जो हैं, क्या वो हंगामा खड़ा करना चाहती थी? क्या वो इस मीटिंग में इसलिए आई थी कि प्रधानमंत्री के साथ में हंगामा करें और इसलिए उन्हें बोलने नहीं दिया गया, या बात यहां कुछ और है? ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। और जैसा प्रधानमंत्री के ऊपर ये ममता बनर्जी का आरोप है कि वो मुख्यमंत्रियों को कठपुतली समझते हैं, उन्हें कठपुतली बनाकर बैठा दिया गया और 2 घंटे तक सिर्फ भाषण देते रहे और कुछ भी नहीं पूछा गया। दूसरी तरफ एडवाइजरी जारी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और कहा गया है कि ये जो ब्लैक फंगस है इसको लेकर एडवाइजरी है, और इस महामारी जो कोरोना है कोविड-19 इसको लेकर के भी एडवाइजरी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो हैं वो अपने स्टेट्स में जो भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं ब्लैक फंगस को लेकर के, इसकी जानकारी केंद्र को दे, स्वास्थ्य मंत्रालय को दे। तो राज्यों से आप सब कुछ मांगना चाहते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री से आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, और उन मुख्यमंत्रियों से जो गैर भाजपा शासित प्रदेश के हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। चाहे आप देख लीजिए पंजाब का मसला हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मसला हो, चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मामला हो, कोई भी अलग अलग जो राज्य हैं जहां पर गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री हैं या सरकारें हैं, वहां पर ऐसी बातें उठती रही हैं। और आखिर ऐसा क्यों होता है कि केंद्र सरकार के ऊपर उंगली राज्य सरकारें उठा रही हैं? ये तो सवाल उठेगा ही। तो इस सवाल के साथ सीधे आएंगे आपके पास प्रशांत जी, लेकिन उससे पहले कुछ साथी लगातार लिख रहे हैं, उनके कमेंट है वो भी लेना चाहूंगा। असलम चिश्ती आदाब कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि झूठ सियासी महलों में है, सच सड़कों पर है, सड़कों पर दिखाई दे रहा है और हकीकत नदियों में तैरती दिखाई दे रही है। जो लाशें जो हम लोग देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं हेलो हाउ आर यू पूछ रहे हैं। अवनीश कुमार हैं जो क्या पहली बार टीवी पे आए हैं ये पूछ रहे हैं, पहली बार आए हैं ये पूछ रहे हैं आशीष कुमार। अब क्या बताया जाए, माफ करें अवनीश कुमार। सिराज अंसारी भी हैं, हेलो कह रहे हैं। जायद बरभुरिया हैं जो गुड इवनिंग कह रहे हैं। असलम लगातार, फिर जायद बरभुरिया, फिर देवेन चटर्जी गुड इवनिंग, फिर मदीना का मुसाफिर थैंक्स सलाम कह रहे हैं। फिर वाजिद आलम भी हमारे साथ में, फिर मोहम्मद आलम कह रहे हैं आज पीएम कोरोना वायरस को बोले बहुरूपिया लेकिन वे खुद बहुरूपिया हैं, ये कह रहे हैं। फिर देवेन चटर्जी कह रहे हैं मोदी जी की छवि खराब खुद ही किया है उन्होंने, अपनी छवि को खराब, ऐसे नहीं बनता, कुछ काम करना पड़ता है, छवि को ठीक करने के लिए काम करना पड़ता है। रफीक पुनावाला कह रहे हैं कि हमारे देश के बड़ा प्रधान हैं लेकिन वह बीजेपी का राज्य की कदर करेंगे और गैर बीजेपी के राज्य को देखेंगे भी नहीं, ना उसके साथ सपोर्ट करेंगे। फिरोज खान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लीलू राम तालनिया भी हमारे साथ में हैं, साइलेंट लर्नर भी साथ में जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश कलासुआ हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं ये जनाब किसी की सुनने नहीं आते हैं, सिर्फ अपने मन की बात सुनाने आते हैं। मोहम्मद गौसे हैं जो गुड इवनिंग कह रहे हैं। रमेश पटेल भी हमारे साथ में हैं। देवेन चटर्जी, अनिल लोधीपुरी कह रहे हैं कि कथित हंगामा से डर तो सिर्फ चोर को ही लगता है, जंग
जग हसाई में, माफ करें, जग हसाई से फर्क ऐसे लोगों को नहीं होगा, इनका बनावट ही इस प्रकार का है। रूपराम गोरवाल कह रहे हैं कि सही कहा है, रखो रखो दिल दरियाओं की लड़ी, झूठ झमेले को सत्य शब्दों से हराना है। बद्री विशाल भी हैं जो 70 साल में पहली बार शराब खुले आम और चाय छुप छुप कर बेची जा रही है। वाकई में मेरा देश बदल रहा है। फिर मोहम्मद एहतेशाम भी हमारे साथ है, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, मोहम्मद तुफैल भी हैं हमारे साथ में, तमाम साथी बने हुए हैं, सद्दाम हुसैन भी बने हुए हैं, रफीक भी हैं, अबू साइमे भी हमारे साथ में। तो बहुत सारे साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मिंटू आलम भी हैं, सुजीत कुमार भी, शशिकला कुमारी भी हमारे साथ में हैं, कोकन भी है हमारे साथ में। तमाम साथी आप बने रहिए, अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में रखिए, हम आपके विचारों को लेंगे, बीच बीच में चर्चा को आगे भी बढ़ाते रहेंगे, आपकी बातें जो हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और सीधे आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी अनुभवी हैं, बहुत सारी चीजों में अलग अलग ढंग से ये काम करते हैं। पत्रकारिता के अलावा देश दुनिया में कहां क्या कुछ किया जा सकता है, इस देश को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए भी लगातार प्रतिबद्ध हैं, काम करते रहते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, अपने विचारों से आप सबको अवगत कराते हैं, उनके विचारों से आप भी अवगत होते हैं दोस्तों। और हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले आपके जब विचार ले रहे थे, इससे पहले हमने एक सवाल यही किया था कि आखिर हंगामा खड़ा करने की जो बात होती है वो, और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर उंगलियां उठाते रहे हैं, आखिर क्या कारण है, इस पर थोड़ा सा और विचार लेना चाहूंगा। उसके अलावा प्रशांत जी, सवाल यह है कि ममता बनर्जी जब भी मुंह खोलती हैं तो केंद्र को जो केंद्र और केंद्र के, जैसे कि इधर आप केंद्र में देखें तो राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं तो कई सारे मंत्री बिल्कुल आकर के अपने अपने विचार रखना और हमलावर हो जाते हैं, उसी तरह आजकल ममता बनर्जी भी दिखाई दे रही हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल, ममता बनर्जी को क्या एक विपक्ष का मजबूत नेता क्रिएट करने की कोशिश या कुछ और है, या अपनी साख, अपनी चाल, अपनी दांव में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसलिए यह सवाल, क्योंकि आज से 2 महीना पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व विजयी होने का प्रचार कर रहे थे और आज 2 महीने बाद कह रहे हैं कि 100 साल में इतना खतरनाक वायरस फिर से आया है जो बहरूपिया है और ये रूप बदलता है, हमें भी बहुत संभल के रहना होगा। तो 2 बातें 2 महीने के अंदर में, क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, तो आपके प्रोग्राम में पहले भी चर्चा की थी कि भारत का संविधान जो है संघीय ढांचे को वकालत करता है। पहला उसका अनुच्छेद यही कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और पहले अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद तक कहीं भी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे शब्द नहीं है, यूनियन ही है। तो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक लोकतंत्र में एक बड़ी अहम उनका एक रोल है। और मैं इसकी एक मिसाल दे दूं आपको कि ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री किस पार्टी का है और आप प्रधानमंत्री किस पार्टी का है। एक मिसाल मैं देता हूं कि 2011 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमेरिका ने नरेंद्र मोदी 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदेश मंत्रालय को कहा कि आप अमेरिका के राजदूत को कहें कि भारत सरकार इससे बहुत नाराज है इस कदम से। तो ये मुख्यमंत्री के सम्मान की जो रक्षा है वो प्रधानमंत्री के जिम्मे है। यहां उल्टी गंगा बह रही है। तो एक तो ये दूसरी चीज है कि देखिए, जो प्रैक्टिकल जो गवर्नेंस का मामला है राजीव जी, हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ग्राउंड पे जो मौजूद है वो राज्य सरकार है, आशा वर्कर से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक। तो वो राज्य सरकार की मशीनरी है जो लगती है, उसको लोगों की जान बचानी, उसको टीके लगाने, उसको ऑक्सीजन भिजवानी है, उसको रेमडेसिविर का या किसी और जान बचाने वाली दवाइयों का इंतजाम करना है, उसको सम्मानजनक ढंग से लोगों के अंतिम संस्कार उसका इंतजाम करना है।
तो उसको आप सपोर्ट अगर नहीं करेंगे, उनके पास सीमित संसाधन है। हम सबको मालूम है कि जीएसटी में उनको कितना मिलता है, टैक्सेस उनके पास कितने स्कोप है। तो राज्य सरकार के पास सीमित आर्थिक संसाधन है, लेकिन मशीनरी राज्य सरकार की है। तो ये सामंजस्य बनाना तो प्रधानमंत्री का काम है ना, और खासकर ऐसे समय। और कोई भी महामारी हो, युद्ध हो, बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान आ जाए, भारत का संविधान सस्पेंड नहीं होता है। वो सब कुछ भारत के संविधान के दायरे में ही होना है। ये चीज प्रधानमंत्री को समझ लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, आपके पास आना चाहूंगा। आखिर ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं, और थोड़ी सी बात इस पे और चर्चा जरूरी इसलिए है क्योंकि एक संघीय ढांचे की बात, और इस महामारी के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप याद कीजिए कि जब 5 राज्यों का चुनाव खत्म हुआ, 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में वो इतने मशगूल रहे कि इस बीच कोरोना का फैलाव बढ़ता गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं अपील नहीं की, किसी भी मंच से अपील नहीं की कि कोरोना का प्रसार जो है वो तेजी से हो रहा है और ऐसे में आप लोग बचकर रहें, बल्कि हर मंच से ये कहते हुए सुने गए कि आप लोग कुछ, और खासकर आप याद कीजिए पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि आज भीड़ देखकर दिल खुश हो गया। आप लोग जितनी संख्या में आए हैं, इस संख्या से ज्यादा, मतलब 2019 में जब आया था तब कम थी, लेकिन आज दिल खुश हो गया है। आप याद कीजिए वो सीन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड की तस्वीर उन्होंने शेयर की थी ट्विटर पे, और उन्होंने लिखा था कि ये मैं अपने हेलीकॉप्टर से शेयर कर रहा हूं लेकर के, और यहाँ हर जगह चप्पे चप्पे में हमारे लोग सुनने आए हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप जब पूरी महामारी के दौरान और जब फैलाव हो रहा है, जब आपने ये घोषणा नहीं की है कि भारत जो है कोरोना मुक्त हो चुका है, जब उस समय भी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी की बातें हो रही थी, सैनिटाइजर भी जरूरी, इसकी बातें हो रही थी, बच के रहिए, बचा के रखिए, ये बातें हो रही थी, तब तो आप भीड़ बढ़ा रहे थे। उसके बाद अब बात ये आती है कि चुनाव संपन्न होता है, खत्म होता है, और इसी बीच कोरोना महामारी अपना पैर जो है बहुत ज्यादा फैला चुकी होती है, देश में हाहाकार मच चुका होता है, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी गायब नजर आते हैं, वो आते ही नहीं हैं, दिखाई नहीं देते हैं। इस बीच हम लोग ये थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, सबको पता है, हमारे दोस्त साथी जो सुन रहे हैं सब जानते हैं, फिर भी रिकैप कर रहा हूं इसलिए क्योंकि जानना समझना जरूरी है कि इस देश को गर्त में कैसे धकेला गया पिछले 2 महीने में, और इसको बार बार रिकैप करके हमको समझना होगा कि हमारे हुक्मरान क्या करते रहे। चुनाव और सिर्फ चुनाव की अगर बात की जाए, मंशा दिल में सिर्फ यही रहे कि हमको एन केन प्रकारेण जो भी हो जाए, जनता मरे तो मरे, जनता भाड़ में जाए तो जाए, लेकिन मुझे तो चुनाव जीतना है, और जहां नहीं जीते वहां पर ऐसा असंतोष पैदा करना है कि वो सरकार जो है वो संतुलित न रह पाए, और वो दिखाई दे रहा है खासकर पश्चिम बंगाल में। लेकिन चलिए, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है, सरकार की अंदरूनी बातें वो रहने दें। सवाल यही है कि कोरोना महामारी के दौर में अब आप बाहर निकल के आ रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग ही सही, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मीटिंग किनसे करनी चाहिए? आप पहली बार ये माने कि हाँ, गांव गांव तक, आज से 2-3 दिन पहले आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री ने यह माना है कि गांव गांव तक ये महामारी फैल चुकी है, पहली बार ये माने। दूसरी बार आज ये माने हैं कि 100 साल में इतनी बड़ी महामारी पहली बार आई है भारत में, और ये तीसरी बात इसमें आज जोड़ा इन्होंने कि ये बहुरूपिया है, रूप बदल कर आता है। हालांकि इनके एक इसी प्रधानमंत्री के एक मुख्यमंत्री भी हैं, मतलब इन्हीं की पार्टी के, उत्तराखंड के, जो इस बहुरूपिया जो जीव, जो वायरस है, इसे जीव कहते हैं, उसे भी जीने का अधिकार देना चाहते हैं। लेकिन सवाल वहां भी उठता है कि जीने का अधिकार क्या इस देश के नागरिकों को नहीं है? जीने का अधिकार उसे नहीं है जिसे आप भीड़ में इकट्ठा कर रहे थे, भीड़ के रूप में, और चाह रहे थे कि ये भीड़ जो है मेरे वोट में तब्दील हो जाए ताकि मेरी सरकार बन जाए। तब आपको ये यहाँ की जनता की का जो जीवन है वो नहीं दिखाई दे रहा था। आज तस्वीरें ऐसी आ रही हैं अमलेंदु जी, जहां लोग या तो तैरती हुई लाशें दिखाई दे रही हैं, या गंगा के किनारे रेत में लाशें दबी हुई, दफनाई हुई दिखाई दे रही हैं, या कोई आंखों में आंसू लिए हुए लाशों को दफनाने की जुगत में लगा हुआ है या लाइन में लगा हुआ है। ये
ये दिखाई दे रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल ही गांव के स्तर पे आप जाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाइए, लेकिन इसके और भी तरीके हो सकते हैं। पंचायती राज है, ये देश जो है पंचायती राज है, आप उस पंचायती राज की जो परंपरा है, जो फॉर्मूला है, उसको भी अपना सकते थे, उसको भी कर सकते थे। लेकिन और दूसरी बात, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता रहे थे कि वो भी जब एडिटर थे और जब अपने साथियों से बात करते थे तो इनके सीधे ये संवाददाताओं से बात न करके ब्यूरो चीफ से बात करते थे। एक हायरार्की होती है। और दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट चलता है वो पिरामिड की तरह चलता है, टॉप टू बॉटम, पूरा धीरे धीरे बॉटम बढ़ता जाता है, टॉप धीरे धीरे कम होता है। वही तो है देश में, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका कैबिनेट है, उसके नीचे सारे मुख्यमंत्री हैं, उसके नीचे मुख्यमंत्रियों के अपना कैबिनेट है, फिर उसके बाद राज्य हैं, जिले के जिलाधिकारी हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या कलेक्टर है, जो कहें, ये सब कुछ है। आप सीधे ऊपर से नीचे पहुंच रहे हैं, आप तमाम जो लिंक है उसको हटा रहे हैं, बाकियों को बैठा रहे हैं, सीएम को बैठा रहे हैं, मुख दर्शक बना के, कठपुतली बना करके। उसके बाद अगर बात हो तो क्यों नहीं बात कही जाए कि हाँ आप कठपुतली बना रहे हैं, क्यों नहीं बात कही जाए कि आपने कहीं ना कहीं यहां मतभेद पैदा करने की कोशिश की है। ये क्यों नहीं कहा जाए कि इस संघीय ढांचे को आपने तहस नहस करने की ठान रखी है। और क्यों ना कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो भाजपा शासित राज्य हैं और गैर भाजपा शासित राज्य हैं उसके बीच भेदभाव है, ये बात क्यों ना रखी जाए। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों पे मेरे जो विचार हैं, इन विचारों पे आपका विचार जानना चाहूंगा। और दूसरी बात, सवाल यही है एक बार फिर से कि जब ममता बनर्जी खुल करके बाहर आती हैं, आज सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी है, याद कीजिए आप, सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को आज इसी दौर में दूसरी चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि मेरे पति जो अब नहीं है राजीव गांधी, उन्होंने स्कूल यहाँ नवोदय विद्यालय 661 नवोदय विद्यालय हैं इस देश में इस वक्त, उन नवोदय विद्यालयों में उन बच्चों की पढ़ाई, मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था आप करवाइए प्रधानमंत्री जी, जो अभी अनाथ हो गए हैं। तो लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कह भी रहे हैं कि आप सुझाव दीजिए, लेकिन हम मानेंगे नहीं। ये किस देश में हम हैं अमलेंदु जी, किस देश में हैं, किस हुक्मरान के नीचे हैं, किस निजाम में हैं हम? देखिए, वो एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। मुझे लगता है कि वो कहावत जो फेल हो गई होगी कुल मिलाकर के। भारत को अगर आज की स्थिति में देख लिया जाए तो रोम और नीरो दोनों शर्मिंदा होंगे। कुल मिला के स्थिति ये है। देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव तो जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ भी किया जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जो थे वो जबरदस्ती करवाए गए और पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक कोरोना फैलाया गया उन पंचायत चुनाव के जरिए, 16 से ज्यादा जिसमें शिक्षकों की मौत हुई और जिसको ये सरकार मानने को तैयार नहीं है, उस पंचायतों विभाग की, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थिति ये है कि 18 दिन हो चुके, 96,000 से ज्यादा जो हैं वो ग्राम प्रधान चुन लिए गए, लेकिन उनको चार्ज नहीं मिला है, अभी तक शपथ नहीं हुई है। मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि 5,000 रुपया जो वो दिया जाएगा ग्राम प्रधानों के जरिए, तो कौन से ग्राम प्रधान देंगे, यही स्थिति स्पष्ट नहीं है। भाई, जो नए आए हैं वो देंगे, जो पुराने देंगे, और कहां से देंगे? ग्राम प्रधान देंगे तो कहां से देंगे? अभी तक आपने चार्ज नहीं, मतलब आपको चुनाव कराने की इतनी ज्यादा जल्दी थी, और चूंकि चुनाव में परिणाम जो है वो आपके मन मुताबिक नहीं आए तो ग्राम प्रधानों को चार्ज भी नहीं दिया जाएगा। तो ये आपदा के समय इतनी निकृष्ट तरीके की कार्रवाई और इतनी निकृष्ट तरीका व्यवहार जो है ये भाजपा के ही लोग कर सकते हैं। ये जो है इस आपदा के समय कुल मिलाकर के साबित हो रहा है। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है कि प्रधानमंत्री जो है इस आपदा के समय में क्या कर रहे हैं, तो देखिए, प्रधानमंत्री आपदा को बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये सारी दुनिया की मीडिया जो है, लैंसेंट जैसी पत्रिका जो है वो भी लिख रही है कि प्रधानमंत्री के कामों की वजह से ही भारत में कोरोना जो है बुरी तरीके से फैला और अनियंत्रित हुआ। आज प्रधानमंत्री जिस बात को कह रहे हैं कि कोरोना बहुरूपिया है, रूप बदल के काम करता है, तो ये प्रधानमंत्री को क्या अफसोस नहीं था जब विश्व विजयी होने की घोषणा कर रहे थे प्रधानमंत्री? अश्वमेध का घोड़ा छोड़ रहे थे कि हमने 150 देशों की मदद की है, हमने कोरोना पे काबू पा लिया है, सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अब सारी दुनिया इस तरीके से हमारी तरफ देख रही है कि पाकिस्तान भी हमको मदद दे रहा है, हम भूटान से भी मदद दे रहे हैं। सारी दुनिया हमारी तरफ जो है इस तरीके से देख रही है, और हमारा जो है
विश्व गुरु का डंका जो है पूरी दुनिया में बड़ी जोर शोर से बज रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री बहुत बधाई के पात्र है, कितनी जोर शोर से भारत का डंका जो बज रहा है। 70 सालों में मैं फिर कहूंगा कि भारत का इतना अपमान पूरी दुनिया में नहीं हुआ जितना जो है इन 2-3 महीनों के अंदर कुल मिलाकर के भारत का अपमान पूरी दुनिया के अंदर हो चुका है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को अपनी नीति, अपनी रणनीति, अपनी कूटनीति सब पर जो है पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि भारत का मान सम्मान किस तरीके से बचा रहे, भारत की जनता किस तरीके से सुरक्षित रहे। और ये मैं प्रधानमंत्री के लिए इसलिए खास तौर से कह रहा हूं, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी है, कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री। जी अमलेंदु जी, हाँ जी, आवाज आपकी अचानक कट गई है अमलेंदु जी, लेकिन प्रधानमंत्री की बात और इस देश की साख की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे साथी हमारे साथ लगातार कमेंट कर रहे हैं। वासुदेव कुमार हैं जो मोदी जी केवल चुनाव जीवी हैं कह रहे हैं। गणेश सबकोता कह रहे हैं कि सर, गणेश सबकोता असम से हमारे साथ जुड़ते हैं और कह रहे हैं कि सर असम में लोग के घर के ऊपर जेसीबी चलाने से 500 लोग घरबिन हो गए हैं और ये घटना शोनितपुर जिला का है और वहां भाजपा सरकार है। सीमा खातून है हमारे साथ, जय बैलेट कह रही हैं, फिर शहरोज आलम हैं जो कह रहे हैं कोरोना से पीएम को कुछ लेना देना नहीं है, ये देश को एक अलग रास्ते पर ले जा रहे हैं, संघ की मंशा लागू होनी चाहिए। अमलेंदु जी हमारे साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि मतलब सिर्फ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं है, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से सवाल है। जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा उससे सवाल है। और इस कुर्सी पे चूंकि इस तरह सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए, तो सवाल उनसे ही उठेंगे। जब भारत के सम्मान का श्रेय आप लेना चाहते हैं तो भारत का अपमान हो रहा है, तो उसका श्रेय भी आपको ही दिया जाएगा कुल मिलाकर के। और इसलिए खासतौर से दिया जाएगा कि चूंकि आपकी नाकामियों की वजह से, आपकी जो वर्क ऑफ फंक्शनिंग है, आपका जो कार्य करने का तरीका है, उसकी वजह से भारत को जान मान और उसके स्वाभिमान तीनों की जो है जबरदस्त तरीके से हानि हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री सीधे सीधे निश्चित तौर पर दोषी ठहराए जाएंगे। आज आप हमको बोलने से रोक लेंगे, आज आप मीडिया को बोलने से रोक लेंगे, कल जब इतिहास लिखा जाएगा, आज से 10 साल के बाद जब लोग भारत का इतिहास लिखेंगे, 100 साल के बाद जब इतिहास लिखेंगे, 1000 साल के बाद जब इतिहास लिखेंगे, तो यही लिखा जाएगा कि भारत में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसके समय में जो था भारत इतनी बुरी तरीके से इस बीमारी से था वो काल कबलित हुआ और सरकार जो थी वो हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और अपने लोगों से लड़ती रही। मतलब बीमारी से लड़ने की बजाय आज भी आपकी प्राथमिकता जो है वो विपक्ष से लड़ना, विपक्ष के लोगों से लड़ना, कोरोना वॉरियर्स से लड़ना, शिक्षकों से लड़ना, सरकारी कर्मचारियों से लड़ना, अपनी विफलताओं को सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दोष देना व्यवस्था के नाम पे, ये आपका जो है काम रह गया कुल मिलाकर के। इतिहास जब लिखेगा तो इतिहास मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को किसी भी तरीके से माफ नहीं कर पाएगा। तो जो भी स्थितियां बन रही है, प्रधानमंत्री को मुझे लगता है कि अभी भी समय है, जो बिगड़ चुका वो बिगड़ चुका, उसको संभालने के लिए कदम उठाना चाहिए। और मैं फिर कहूंगा कि जो उनको सलाह देने वाले लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा अंकुश लगाएं। हर बात पे विपक्ष के ऊपर हमलावर हो जाना, हर बात पे विपक्ष के ऊपर सवाल करना, ये अच्छी नीति नहीं है। इस संकट के समय जब तमिलनाडु जैसा प्रदेश जहां अभी 4 दिन हुए हैं मुख्यमंत्री को बने हुए, वो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि कोरोना से लड़ाई के लिए जो विपक्ष के लोगों को साथ चल रहा है, उसने अपना स्वास्थ्य सचिव नहीं हटाया, उस कमेटी में जो पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी रखा है। जब वो राज्य एक इस तरीके का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी इस तरीके का आगे बढ़कर के एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी, आपकी छवि बनती हुई बिगड़ती रहेगी, देश संकट से निकल जाएगा। आपकी छवि आप खूब खर्च कर लीजिएगा, फिर आप खर्च कर लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा अपनी छवि, लेकिन आज पहली प्राथमिकता इस देश को संकट से निकालना है। आपकी छवि की रक्षा करना जो है इस देश की प्राथमिकता ना है और ना हो सकती है। जी हाँ जी, छवि की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है पिछले दिनों बिगड़ी है और खासकर इस कोरोना के काल में। और 2019 से लेकर के अमेरिकी एक डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से, और मॉर्निंग कंसल्ट ने जो पिछले दिनों सर्वे किया है उस आधार पर कहूं तो प्रधानमंत्री की छवि काफी, उनकी जो लोकप्रियता है वो काफी गिर गई है। और देश में, ये भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है, वो
रहने दीजिए अपनी जगह पे। हमारे देश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है, और ये कहना है मॉर्निंग कंसल्ट नाम की अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस कंपनी है, उसका कहना है। लेकिन उसके अलावा साथ साथ भारत की साख भी गिरी है, और ये आज की खबर है, क्योंकि जर्मनी के का एक संगठन है इंटरनेशनल, और इसका एक एक्सपैट इनसाइडर 2021 नाम का एक सर्वे पूरे दुनिया के लिए है, दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर किया गया है। एक्सपैट जो होता है का मतलब ये होता है कि बाहर का जो निवासी होता है वो, तो विदेशी जो लोग आकर के कहीं और मतलब आपके देश में हैं, तो एक्सपैट्स क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हाँ भारत में अगर जाकर के मुझे रहना है, अगर हम लोग बात करें कि हमें अमेरिका में जाके रहना है, तो अमेरिका जाकर के रहने लायक है कि नहीं है, उसके लिए कोई सर्वे करे तो हम लोग अलग अलग ढंग से पूछा जाए कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में आप अमेरिका को कैसा मानते हैं, शिक्षा के मामले में आप कैसा मानते हैं, वहां के जलवायु के मामले में आप कैसा मानते हैं, महंगाई और तमाम चीजों के मामले में, रहन सहन, खाद्य उपभोक्ता जो मामले हैं उस पर आप कैसा मानते हैं। तो ऐसी ही बातें भारत के मामले में भी और दुनिया के अलग अलग देशों के मामले में पूछा गया। ऐसे 59 देश हैं, 59 कंट्रीज में दुर्भाग्य से आप देखिए कि भारत का नंबर 51वां है, मतलब 51, 50 के बाद 51 नंबर पर भारत है, बिल्कुल ही गिरी हुई स्थिति में। और भारत में लोग रहना नहीं चाहते हैं विदेशी आकर के। क्यों नहीं रहना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि भारत में मूलभूत सुविधाएं अच्छे ढंग से नहीं हैं, अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसे तमाम रोजगार, ये तमाम बातें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। यहाँ का मौसम भी बहुत खराब है, बहुत सारी बातें ये लोग कह रहे हैं। तो ये जो विदेशी मूल के लोगों के ऊपर जो ये किया गया है भारत को लेकर के, और इसमें पहले नंबर पर ताइवान आता है। तो कुल मिलाकर के जो छवि बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस छवि की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की बात हम कर रहे हैं, पिछले दिनों पॉजिटिविटी अनलिमिटेड की बात भी चल रही थी, और हमने देखा एक भाषण हमने 15 मिनट का सुना भी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का उस समय सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो चला गया उसे भूल जा, मतलब कि कोरोना काल में बहुत लोग मुक्त हो गए। ये सेंटेंस था उनका, ये भी बहुत दुखद सेंटेंस था और जिस पर बहुत चर्चा हुई, हम लोगों ने भी चर्चा की थी। लेकिन ओवरऑल देश और विदेश सब जगह ये जो छवि गिरती जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस छवि में अब आप एक बहुत अनुभवी हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, और इस सरकार को भी आपने देखा है, मतलब बनते हुए देखा। 2013-2014 के दौर को हम सब ने जिया है, देखा है। अब आपको क्या लगता है कि इस दौर में, जबकि ये बात तो इनको भी पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है कि आज इनकी छवि, इनकी लोकप्रियता काफी डाउन है। आज अगर पूछा जाए, तो आज अगर चुनाव करवाया जाए, तो आप और हम समझ सकते हैं कि इनकी सरकार बहुत अगर बन भी गई तो बहुत मुश्किल से बनेगी। ऐसे में यह सरकार सोचती क्या होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 चीजों पे हम लोग कहते भी हैं कि हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सोशल मीडिया, ये 3 बातों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। आप इन तीनों चीजों को आज फिर से उनकी छवि में इजाफा करने के हिसाब से एक हथियार के रूप में देखते हैं, प्रशांत टंडन जी? बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं उसके पहले भूल सुधार कर लूं कि जो मैंने मनमोहन सिंह का बात बताई थी कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को कहा, ऐतराज किया नरेंद्र मोदी के वीजा को कैंसिल करने के लिए, वो 2005 की घटना है, 2011 की नहीं, मैंने 2011 कह दिया था। अब जो आपका सवाल है, देखिए अभी स्थिति क्या है, 26 देशों ने भारत के नागरिकों की एंट्री बैन की हुई है दुनिया के। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों ने, जो बड़ी इकोनॉमीज है, यूरोप के तमाम देशों में 26 देश है ये। उसके बाद वैक्सीनेशन में आपने एक आंकड़ा बताया, और आंकड़े में बता देता हूं। वैक्सीनेशन में हमारा स्थान दुनिया में 59वां है वैक्सीनेशन में। प्रेस फ्रीडम में 142वां है, ह्यूमन राइट में 111वां है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 54वें स्थान पर हैं। अमेरिका का ही एक थिंक टैंक हमको पार्शली फ्री कह चुका है 2 महीने 3 महीने पहले ही। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि है
और इसके दो तीन बड़े साफ जो है वो कारण है। एक तो आपका मीडिया 90% जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो एक तरफ सरकार का भोपू बना हुआ है। आप उसको विज्ञापन देते हैं, वो आपकी बात करता है। उसका असर क्या हो रहा है कि जो नागरिकों की जो भूख है खबर देखने की, या तो वो आप जैसे प्लेटफॉर्म्स में आए, या वो CNN BBC जो करता है। जैसे बनारस के शमशान घाटों की स्थिति क्या है, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मुझे वो स्थिति CNN की रिपोर्ट से मालूम पड़ी, भारतीय मीडिया ने नहीं बताई। और अभी भी आप देख लीजिए गूगल करके कि किसके पास वो रिपोर्ट है। CNN की रिपोर्टर अमेरिकन महिला वहां गई और खतरा मोल लेते हुए ऐसी जगह पे गई और उसने कैमरे से शूट किया वो सारा चीजें। उसके बाद आप देखिए पत्रकारों को जेल में डालना, ये सारी चीजें तो हो ही रही है। दो तीन जो बड़े कारण है कि एक तो विदेश मंत्री हमारे बहुत उनके, जिसको कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है बी ऑन द बॉनेट, बड़ा तुरक मिजाज। अरे आप दुनिया में जो बड़े देश हैं जिनकी तूती बोलती है दुनिया में, वो मूलतः डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और वो कंट्रीज में उनका फ्री मीडिया है। आपने ऑस्ट्रेलियन अखबार ने कुछ छापा, आपने अपने हाई कमीशन से उसको चिट्ठी भिजवा दी, इसका बुरा असर पड़ता है। ये अच्छी बात नहीं है। और अभी क्या हो रहा है राजीव जी कि अमेरिका में भारत के दूतावास से एक विज्ञापन जारी हुआ है जो वहां के स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हैं कि जो निगेटिव छवि वहां के मीडिया में है उसको दूर करें। अरे वो दूर आपके काम से होगी हुजूर। अमेरिकन मीडिया पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज में और पश्चिमी मीडिया सरकारों की नहीं सुनता है। वहां पे सरकार के विज्ञापन पे नहीं चलते वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, तो उसको आप प्रभावित नहीं कर सकते। दो तीन जो बड़े कारण है कि देखिए, जो कोई भी एक संवेदनशील पत्रकार होगा या नागरिक होगा किसी भी दुनिया की जगह का, वो देखेगा कि भारत एक गरीब देश है, ये ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं अपने लोगों को, इनके पास वैक्सीन नहीं है, जान बचाने की दवाइयां नहीं है इनके पास, और एक सेंट्रल विस्टा बन रहा है 20,000 करोड़ का, उसका काम नहीं रुका। ये बातें खराब लगती है लोगों को। उसके बाद एक बड़ा कारण और है कि ये जो कोई रामदेव टाइप के लोग हैं, कोई कह रहा है गोमूत्र पियो, कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर उठा के फेंक दो, आप हवा में ऑक्सीजन भरी हुई है उसको भरो। ये जो स्यूडो साइंसेस है, ये जो टोले टटके धुआं उड़ा रहे हैं RSS के लोग मोहल्ले में, अरे कोरोना कोई मच्छर है क्या आप धुएं से भाग जाएगा वो? तो इन सब चीजों का भी बड़ा मजाक उड़ता है। आप ही के प्रोग्राम में शायद चर्चा की थी हमने कि अमेरिका में एक पकड़े गए जो कि कंडा ले जा रहे थे, वहां पे और कस्टम पकड़े गए। अब अस्पताल में एक वीडियो शायद आपने भी देखा होगा कि एक मरीज का ऑक्सीजन का मास्क हटा के उसके परिवार वालों ने वहां पे जय श्री राम करना शुरू कर दिया उसको बचाने के लिए। वो बेचारा वो नहीं सरवाइव कर पाया। इसका असर आम जनता पे भी पड़ता है, उनके मस्तिष्क में भी पड़ता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया इसको बहुत ही मखौल के तौर पे लेता है। आप ये हम लोग ये ना भूलें कि अभी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पहले तक, यानी 20, 25, 30 साल पहले तक विदेशों में भारत की छवि वही थी कि जादूगर, हाथी वगैरह वगैरह। हमको मॉडर्न आधुनिक देश समझते नहीं थे। अब जब हमको आधुनिक देश समझने लगे तो अब ये हो रहा है वहां पे। अब हम लोग भी जब विदेश जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है ये सारी चीजें, हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होती है कि क्या बताएं कि हमारे देश में कुछ लोग गोमूत्र भी पीते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दोस्तों इस बीच आप लोगों को बताऊं कि इसी 26 तारीख को किसान आंदोलन के
6 महीने पूरे होने वाले हैं। किसान आंदोलन तो बहुत ज्यादा दिन हो गए, लेकिन 6 महीने बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर जो 3 खास बॉर्डर हैं, टीकरी है, सिंगू बॉर्डर है और जो गाजीपुर बॉर्डर है, इन तीनों बॉर्डर पर जो इकट्ठा हुए किसान वो 26 नवंबर को हुए थे और अभी इस 26 मई को इनके 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। और इसी 26 मई को कहें तो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 7 साल भी पूरे होंगे। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो बाद में, लेकिन किसान आंदोलन से संबंधित इसलिए क्योंकि कल दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई, ताउते जो तूफान आया था उसका असर था और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उनको भी इस पर काफी इसके कारण परेशानी हुई है। और इन सब मसलों पे 6 महीना फिर अलग अलग, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन तमाम अलग अलग मौसम में कैसे ये लोग रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, आगे की डिमांड उनकी क्या है, अभी सरकार उनसे बात नहीं कर रही है, आगे कब तक आंदोलन चलाएंगे, इन तमाम मसलों पर परसों शाम को हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे राकेश टिकैत, जो आप जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो हमारे साथ रहेंगे और उनके साथ हम पूरे घंटा 1.5 घंटा चर्चा करेंगे। आप लोग भी परसों जरूर हमारे साथ जुड़िए और राकेश टिकैत जी हमारे साथ रहेंगे और किसानों के मसले पे बहुत सारी बातें उस दिन करेंगे। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ते हैं जो कहते हैं कि किसानों को लेकर के, मनप्रीत बरार हमारे साथ जुड़ते हैं, बाकी और भी कई लोग हैं जो कहते हैं कि किसानों को लेकर के क्या कुछ हो रहा है आप लोग दिखाते नहीं, बताते नहीं हैं। तो राकेश टिकैत जी से हमने बात की और उन्होंने कहा है कि परसों शाम को उनके पास समय है और वो हमारे साथ रहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सब भी हमारे साथ रहिए और उनसे अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई सवाल हो, तो उस दिन जब हम बात करेंगे ऐसे ही 7 बजे से 8:30 या 8:15 तक के बीच में और घंटा 1.5 घंटा बात होगी और उसमें उनसे हम चर्चा करेंगे। तो वो हमारे साथ रहेंगे और इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं खासकर क्या भारत की छवि जो है वो बिगड़ गई है, खराब हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। ये बातें हम अलग अलग आंकड़ों के आधार पर आपको बता रहे थे इस वक्त और हमारे साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप जान रहे हैं 2 हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं पैनलिस्ट के रूप में। सीनियर जर्नलिस्ट अभी प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे और सीधे अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल जो छवि की बात होती है, बहुत सारे आंदोलन भी इस देश ने देखे पिछले 7 साल में। हमने अलग अलग आंदोलन देखा, हमने शाहीन बाग भी देखा, हमने किसान आंदोलन भी देखा। हम इस वक्त भी एक अलग तरह के आंदोलन से गुजर रहे हैं। वो आंदोलन है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वो भी एक आंदोलन है। वो एक अदृश्य वायरस के साथ आंदोलन है, लेकिन है, देश की जनता आंदोलित तो है और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लोग खो रहे हैं, मैंने भी अपने पिता को खोया इसी कोरोना काल में और कोरोना के कारण ही खोया। तो बहुत लोग हैं जो खो रहे हैं अपने परिजनों को और परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में आखिर जब छवि बिगड़ने की बात आती है और जब भारत की छवि बनाने की बात आती है, जिसको इतने सालों में अमलेंदु जी बहुत ही प्यार से, बहुत संभाल के, किसी इमारत को एक दिन में नहीं बनाते हैं, ईंट ईंट जोड़कर बनाते हैं और ध्वस्त करने में कुछ नहीं लगता, एक बारूद का गोला लगाओ और उड़ जाता है, ब्लास्ट कर दीजिए, खत्म। हम पिछले कई सालों से, पिछले कुछ सालों से, कई नहीं कहें कुछ सालों में, ये जो डायनामाइट नहीं देख रहे हैं कि अलग अलग ढंग से अलग अलग जगहों पे ये डायनामाइट इस ढंग से लगा दिया गया है कि छवि जो हमारी है, हमारी जो साख थी, वो धीरे 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 खत्म हो रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, कुल मिला के मैं फिर यही कहूंगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि प्रधानमंत्री की साख से ज्यादा जरूरी है भारत की साख। एक देश की साख जो है, जो 70 सालों में भारत ने बनाई थी, उसको प्रधानमंत्री कहें या उनकी सरकार कहें, उसने धूल दूसरे कर दिया है और उसको मिट्टी में मिला दिया, एक तरीके से कहा जाए तो ये कहा जा सकता है। जो आज की स्थिति है उसमें प्रधानमंत्री की छवि बनती और बिगड़ती रहती है। प्रधानमंत्री जो है वो स्थायी नहीं है। प्रधानमंत्री 70 साल पहले नहीं थे, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2024 में नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा ना, देश तो उसके बाद भी रहेगा। तो जो इन 7 सालों में या कहिए 10 सालों में प्रधानमंत्री जो नुकसान कर जाएंगे इसको मिलाकर के इस देश का, वो पुरानी छवि पे लौटने मुझे लगता है इस देश को जो है कई सैकड़ों साल लग जाएंगे, जो प्रधानमंत्री ने अब तक इस देश का नुकसान कर दिया है कुल मिलाकर के। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री ने इसको कसदन किया है, उन्होंने बिल्कुल इसलिए किया है मतलब कि भारत का नुकसान करना है, बिल्कुल नहीं ये मैं कह रहा।
उनका इरादा भारत की छवि का नुकसान करने का रहा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, और हो भी नहीं सकता है। प्रधानमंत्री भी देशभक्त है और उनका इरादा बिल्कुल भी किसी हाल में भारत की छवि का नुकसान करना नहीं रहा होगा, होगा भी नहीं। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, हमारी उनसे बहुत सी चीजों पे असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन वो जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली है और जिस तरीके से उनके चारों तरफ जो कॉकस बना हुआ है और जिस तरीके से उनकी सरकार की कार्यप्रणाली है कुल मिलाकर के, और जिस तरीके से उनकी सरकार के लोग आयशा बाय बखते कुल मिलाकर के, उससे कुल मिलाकर के भारत की छवि का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो कुल मिलाकर के हो रहा है। अब प्रधानमंत्री कभी नाले से गैस बनाने लग जाएंगे, उनका कोई मुख्यमंत्री नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने पे लग जाएगा, हाथी का सिर मनुष्य के लगाने पर लग जाएंगे, बताएंगे बहुत पुरानी सर्जरी की विधा है। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों से, या कोई जो है वो कहने लग जाएगा कोरोना भी जीव है कोई मुख्यमंत्री, तो इस तरीके की चीजों से कुल मिलाकर के भारत का जो है कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के खासतौर से जो इस समय जो स्थिति कुल मिलाकर के भारत के सामने आई है, उसने भारत की छवि को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है और भारत की छवि जो है बहुत बुरी तरीके से खराब हुई है। प्रधानमंत्री को इसको स्वीकार करना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 10 सालों तक जो है, जब तक कि ये सब चीजें सामान्य नहीं हो जाए और कोरोना की क्या स्थिति बनती है, कि कोई भी विदेशी नागरिक जो है वो भारत आने को तैयार होगा। आप समझ लीजिए कि हमारी जो पर्यटन इंडस्ट्री है, जो विदेशों से जो हवाई मुद्रा आती है, विदेशी मुद्रा, उस पर्यटन सामग्री मतलब इस पर्यटन इंडस्ट्री से उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है। उस पर कितना जबरदस्त असर जो है वो पड़ा है, लोग इसको भी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ना सरकार समझ पा रही है, ना आम नागरिक समझ पा रहा है कि इन परिस्थितियों के चलते पर्यटन इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है जबरदस्त तरीके से, उसकी भरपाई आने वाले 10-20 सालों में बिल्कुल मुमकिन है ही नहीं। और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का स्रोत जो था, खासतौर से विदेशी मुद्रा का स्रोत, वो हमारी ये पर्यटन इंडस्ट्री थी। आप देखिए होटलों की क्या हालत हो गई है। आपने ठीक है, अभी होटलों को आपने जो है कोविड सेंटर्स में बदल दिया, तो जो थोड़ी उनको ऑक्सीजन मिल गई है, हालांकि मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उस होटल इंडस्ट्री को थोड़ी सी ये ऑक्सीजन इस तरीके से मिल गई कि वो कोविड सेंटर्स में बदल गए। लेकिन ये स्थायी चीज नहीं है। जो स्थायी नुकसान हुआ है उस होटल इंडस्ट्री का और पर्यटन इंडस्ट्री का और परिवहन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो उस पर लगता है, वो कुल मिलाकर के आने वाले कई वर्षों तक उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। हमारे एक परिचित है, वो शिप इंडस्ट्री में है और कैप्टन है, तो उनसे बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे कि जो शिप इंडस्ट्री है उसमें ये फरमान जारी हो गया है कि जो क्रू मेंबर्स हैं उनमें भारत के लोगों को नहीं लेना है। और ये क्यों नहीं लेना है? कि भारत के अंदर कोरोना को लेकर के स्थितियां कितनी खराब हैं। अब मैं नहीं जानता ये बात कितनी सही है या कितनी गलत है, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें तैर रही हैं तो आप समझ लीजिए कि शिप इंडस्ट्री के अंदर ही अगर भारत के लोगों को नहीं लेना है, तो इस तरीके के फरमान अगर विदेशी इंडस्ट्रीज में जारी होने लगेंगे तो कितनी तमाम इंडस्ट्रीज होंगी जहां भारत के लोग जो है वो अपनी सेवाएं देते हैं। और इस तरीके से अगर जारी होने लग गए तो आप समझिए कि हमारे जो एक बड़ा जो अर्थव्यवस्था, जो एनआरआईज की जो मनी ऑर्डर व्यवस्था है उसको चलती है, उसको कितना जबरदस्त नुकसान कुल मिलाकर के होने वाला है। तो ये भारत की छवि का जो नुकसान हो रहा है, ये भारत की छवि का नुकसान स्थायी रूप से हो रहा है। प्रधानमंत्री की छवि बनती रहती है और बनती बिगड़ती रहेगी। आज छवि खराब है, कल को अच्छी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है। प्रधानमंत्री अच्छे काम करेंगे तो अच्छी छवि बनेगी, लेकिन अगर आप फर्जी छवि बनाने पर लगेंगे तो वो फर्जी छवि जो फिर वो उसका आवरण उड़ जाएगा। जिस तरीके से इलाहाबाद में हवा चली और रेत के नीचे से शव निकल कर चले आए, तो उसी तरीके से आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया हुआ है कि सरकार का सिर भी जो है उसी रेत में इसी तरीके से गड़ा हुआ है। व्यवस्था का सिर जो है जिस तरीके से वो शव गड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ट्वीट जो है वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, लेकिन जो मर्म है उसका, वो मर्म समझने की आवश्यकता है कि भारत का कितना नुकसान जो है इस समय कुल मिलाकर के, और खासतौर से इन पिछले 6 महीनों में हुआ है, ये देखने की आवश्यकता है। और इसकी भरपाई कैसे होगी, इस पर पक्ष विपक्ष सबको मिलकर के बात करने की आवश्यकता है। इस पर संयुक्त रूप से जो है काम करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की छवि इस देश की समस्या नहीं हो सकती है। इस देश की समस्या, इस देश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस देश के लोगों को अच्छी सुरक्षा मिले, इस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इस देश के लोगों को अच्छा रोजगार मिले और भारत की छवि जो है पूरी दुनिया में अच्छी हो। इस देश की असली समस्या, इस देश की पहली प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता यही है। प्रधानमंत्री की छवि बनाना और बिगाड़ना प्रधानमंत्री की स्वयं की
प्राथमिकता हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हो सकती है, उस देश की प्राथमिकता नहीं हो सकती है। और देश मुझे लगता है प्रधानमंत्री से बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री कल इस कुर्सी पर रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये देश हमेशा के लिए रहेगा। इस देश की छवि की चिंता करना मुझे लगता है ये सबका और हर भारतवासी का पुनीत कर्तव्य है और होना भी चाहिए। जी राजीव जी जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री की छवि को आप बहुत बचा बचा के चलते रहते हैं अमलेंदु जी। कई बार आप बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को बचाने की बहुत कोशिश करते रहते हैं। और खैर, आफसा खान हैं हमारे साथ जो पूछ रही हैं प्रशांत जी से, प्रशांत टंडन जी से कि क्या प्रशांत जी आप एमपी से हैं? प्रशांत जी आप आफसा जी को जवाब दे सकते हैं कि आप कहाँ से हैं? प्रशांत जी बरेली से, यूपी से। मैं तो भारत का वासी हूँ और दिल्ली में हूँ इस वक्त। वैसे मेरा ताल्लुक और पैदाइश उत्तर प्रदेश की है। तो आपसा जी, शायद इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब प्रशांत जी से ही, हालांकि मैं जानता था कि इनका ताल्लुक जो है प्रशांत जी का यूपी से है, लेकिन प्रशांत जी अपने मुंह से बोले और वो एमपी से नहीं है। लेकिन हाँ, मैं भी एमपी से नहीं हूँ, लेकिन जरूर वहां से ताल्लुक रखता हूँ एमपी से, एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से। कीमा अंसारी हैं जो हमारे साथ, वो भी हैं। मैंने पीएम पोस्ट के लिए जी लगाया है, कुछ कह रहे हैं। फिर निजाम खान कह रहे हैं कि राजीव जी, मोदी जी की छवि को अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं है। मोदी लोकप्रियता एक काल्पनिक कहानी है जो बीजेपी आईटी सेल, गोदी मीडिया तथा अंधभक्तों की गढ़ी हुई कहानी है, इसलिए आप लोग अपना समय नष्ट न करें। कई सारे साथी इस बात को जरूर लिख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा मोदी 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 की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली दिक्कत ये है दोस्तों कि ये देश जो है वो गवर्न बाय मोदी, पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात होगी, उनकी चर्चा आएगी। और दूसरी बात ये है कि इस महामारी के दौर में आप याद कीजिए कि कुछ दिन पहले ये भी आया, आउटलुक जैसी मैगजीन ने लिखा लापता। दुनिया के कई बड़े बड़े अखबारों ने, मीडिया घरानों ने भारत की अलग अलग तस्वीर पेश की और उस पर यह चर्चा होने लगी कि आखिर इस देश के निजाम, देश के प्रधानमंत्री हैं कहां। तो ये बात तो समझना ही होगा ना कि आखिर, और इस बात पे चर्चा घूम फिर के आएगी। आज अगर मुख्यमंत्रियों को बैठाते हैं प्रधानमंत्री अपनी बैठक में और मुख्यमंत्रियों को बोलने नहीं देते हैं, डीएम से, कुछ डीएम से, सबसे नहीं, कुछ डीएम से बात करके, प्रवचन करके चले जाते हैं, मन की बात सिर्फ करके चले जाते हैं। कई साथी लिखते भी हैं कि ये देश जो है सिर्फ मन की बात से चल रहा है। तो सब अपने अपने विचार रखते हैं और बहुत अलग अलग ढंग से रखते हैं, तो इसीलिए, लेकिन चर्चा में ये बात आ जाती है कि प्रधानमंत्री आएंगे ही आएंगे देश में। अगर हाँ, ये एक बात जो निजाम भाई ने, जो निजाम खान ने जो कही है कि ये काल्पनिक ढंग से, देखिए देश बड़ा होता है ना कि पीएम बड़े होते हैं। आप याद कीजिए हर जगह मोदी 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 के नारे लगवाए गए पूरे दुनिया में, चाहे वो टाइम स्क्वायर हो कि कहीं और भी हो, अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन देश की छवि बनाने की जगह देश की छवि बिगड़ती गई। अभी प्रशांत टंडन जी ने बहुत सही ढंग से सारे आंकड़े बताए, ह्यूमन इंडेक्स में हम कहां रहे, मीडिया का जो हमारा वो है, फ्रीडम है, उसमें हम कहां हैं, और भी तमाम बहुत सारे। और उसके अलावा अभी जो 2 आंकड़े हम दे रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता, खुद की लोकप्रियता, और भारत की छवि, भारत की साख कैसे गिर गई है, ये तमाम बातें ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश की साख कमजोर हुई है। या इतना ही नहीं, अभी जैसा बता रहे थे कि वैक्सीन लगाने में भी, वैक्सीनेशन में भी हम पिछड़ गए। हमारे देश में ये दूसरी लहर की बात हो रही है। तीसरी लहर में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमारे देश के एक राज्य का सीएम कहता है कि सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट को रोक दिया जाए या उससे सतर्क रहा जाए, क्योंकि वहां पर तीसरी लहर या ऐसी लहर आई हुई है जिसका असर बच्चों पे हो रहा है, तो इसको लेकर के भारत सरकार को स्टैंड करना चाहिए अपने सीएम के साथ। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये एक प्रदेश के सीएम का बयान है, भारत का बयान नहीं है। आप घुटने टेक देते हो वहां पे, तो चर्चा तो होगी, फिर केंद्र सरकार घूम फिर करके आएगी, और केंद्र सरकार घूम फिर करके बीच में आएगी तो पीएमओ आएगा और प्रधानमंत्री आएंगे। तो हम चर्चा कहीं ना कहीं से दूर करने की कोशिश, हमारी भी इच्छा नहीं होती है दोस्तों कि बार बार वही चर्चा की जाए, लेकिन हो जाती है चर्चा, बात करनी पड़ती है। किसानों के आंदोलन की बात करेंगे, वहां भी केंद्र सरकार की बात आएगी, बहुत सारी बातें होंगी। हमारे साथ लगातार बने रहे हमारे दोनों खास मेहमान, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ बने रहे अमलेंदु उपाध्याय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चर्चा के लिए वक्त निकाले और बने रहे लगातार घंटे भर, और आपने अपने विचारों से अवगत कराया। और
इस चर्चा में आपने भाग लिया और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि आप हमारे साथ जुड़िए, अपने विचारों से अवगत कराइए। हमारे साथ और भी तमाम साथी बने रहे, रफीक पूनावाला बने रहे, मुनाफ पटेल हमारे साथ रहे, मोहम्मद फारूक, फिर शबीर हुसैन हमारे साथ बने रहे, अरवत रावत हमारे साथ बने रहे, फिर KN वासुदेवाचार्य हमारे साथ कोलकाता हाई कोर्ट की खबर बताइए कह रहे हैं। कल वासुदेवाचार्य जी बता रहा हूं कि वहां कल फिर से सुनवाई है। अभी ये सुनवाई कल के लिए टाल दी गई है, जो CBI का मसला है वहां पे वो सुनवाई टाल दी गई है कल तक के लिए। तस्लीम खान भी हैं हमारे साथ में बने हुए, ऋतिक कुमार हमारे साथ में, रितेश शर्मा लगातार बने हुए, मुनाफ हैं, चंद्रहास चंद्रा बहुत दिनों बाद भाई साहब आप दिख रहे हैं। चंद्रहास चंद्रा जी आपका कमेंट में देख, या तो आप कमेंट करते होंगे मैं नहीं देख पाया हूंगा। रितेश शर्मा हैं हमारे साथ में, बाबालू यादव, बाबालू एक्चुअली लिखा हुआ है इसलिए मैं बाबालू पढ़ा, लेकिन बबलू यादव मैं समझ सकता हूं। बद्री विशाल भी हैं, मुन्ना फरीदे भी हमारे साथ, मोहम्मद तफसील हमारे साथ में है, सीमा खातून हमारे साथ में बने हुए हैं, मुन्ना भी, रतन पाल भी हमारे साथ, अनिल लोदीपुरी भी हमारे साथ में है, जो लिख रहे हैं कि आज देश को पुनः गांधी, नेहरू और अबुल कलाम आजाद जैसे महानायक याद आ रहे हैं। आज शास्त्री जी ऐसे मितव्ययिता पसंद नायक चाहिए जो ईमानदार और स्वाभिमानी भी हो। नेहरू न होते तो आधुनिक भारत का निर्माण न होता। यही बात तो नहीं समझ रहे हैं लोग। आपसा खां बोल रही हैं कि राजीव सर MP से भी किसी को बुलाया लिया करिए। बिल्कुल MP से भी बैठेंगे। हमारे भारत शर्मा जी अब वो ठीक हो चुके हैं, वो भी कोरोना पॉजिटिव से भोपाल से बैठते थे लेकिन इन दिनों बीमार थे, अब ठीक हो गए हैं तो वो भी बैठेंगे। और भी हमारे साथी छत्तीसगढ़ से हमारे साथी दीपक पासपोर्ट जी भी बैठा करते हैं, रायपुर से वो भी बैठेंगे। तो अलग अलग जगहों से लोगों को बीच बीच में जरूर अपने साथियों को बैठाता हूँ, आप लोगों के बीच अपने विचारों को रखते हैं। सुल्तान नजमुल इस्लाम भी हैं, फिर कट्टर मियाँ भाई गुड नाइट कह रहे हैं, तस्लीम खान शुक्रिया साहब कह रहे हैं, पुनीत कुमार हैं, निकू कुमार हेलो कह रहे हैं, राजेश सिंह भी हमारे साथ जो कह रहे हैं कि भारत की जनता 1996 तक काबिल थी इसलिए बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी। 1996 के बाद भारत की जनता गुमराह हो गई और लोगों ने बीजेपी को वोट देकर भारत को बर्बाद कर दिया। सबके अपने विचार, अपने हिसाब से सब अपने विचार रखते हैं और सबके विचारों को आप सब तक पहुंचाना, रखना, देश दुनिया तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है दोस्तों। इसलिए हम आप तक इन बातों को पहुंचाते हैं, रखते हैं। धर्मेश मरफातिया भी हमारे साथ में बने रहे, आपसा हमारे साथ बनी रही लगातार, सुभाष तिवारी भी बने रहे हमारे साथ में, अनिल भी बने रहे, असलम चिश्ती लगातार बने रहे हमारे साथ में, फिर ऐसे तमाम साथी, शाहनवाज खान बने रहे, रितेश बने रहे। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत और कल शाम 7 बजे फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा दिन भर की गतिविधियों के साथ, चर्चा के साथ में। हमारे साथ इसी तरह कोई ना कोई हमारे पैनलिस्ट होंगे और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।